हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैंने 1000+ एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपके साथ लेकर आता हूं, और जीआरएफ का सपना पूरा होगा अपना के एक स्लोगन के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता देता हूं, 8 PM के ऊपर जो क्विज होता था मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसकी जगह पर अभी मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव क्लासेस लेता हूं। बच्चे डिमांड कर रहे थे सर एक्सप्लेनेशन भी चाहिए साथ में, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाली है और साथ में आपको क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। टाइम उतना ही लगने वाला है और इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। डेली वाइज आप लोग इस वीडियोस के अंदर आकर के अपने मतलब डाउट वगैरह हैं जो पूछ सकते हो और साथ में लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो और आपके सारे डाउट हैं जो क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। पार्ट नंबर 2 है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का पार्ट नंबर 2 है। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया, पार्ट नंबर 2 के ऊपर क्लास है। आज हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ऑन द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज एन ASCII। ठीक है, वैल्यू विच स्टैंड, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को ASCII की। तो जल्दी से जल्दी, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो बहुत लोग गलत करते हैं कि ए, जो आपका एस कॉल बोल देते हैं इसको कुछ लोग, लेकिन ASCII इसको माना जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले देखा जाएगा। इनमें से आप अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन चेंज, अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपका कौन सा आंसर है जल्दी से जल्दी बता दीजिए। यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो नंबर 4 का आंसर है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आपको पता है कि अमेरिका बहुत ही इन कामों में आ गया, टेक्नोलॉजी के कामों के अंदर। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो कोडिंग सेट की होती है वो इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए काम आती है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नंबर 2 पे बात करते हैं डीपीआई। ठीक है, डीपीआई किस तरीके से मतलब इसको बोला जा सकता है कि डॉट्स पर इंच, डिजिट्स पर इंच, डॉट्स पिक्सल इंच, डायग्राम्स पर इंच। तो राइट आंसर जो भी आपका है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर आप राइट आंसर कर दें। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है वो राइट आंसर हमारा बनता है डॉट्स पर इंच। कौन सा बनता है? डॉट्स पर इंच। याद रखना है आपको, डॉट्स पर इंच की बात करते हैं, नोट डॉट्स पिक्सल की बात करते हैं इसके अंदर, और लास्ट के अंदर इंच है। ठीक है, ये आपको बात बिल्कुल दिमाग में घुसा लेनी है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए आंसर आपका बिल्कुल यहां पर ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन की, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है जी? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर कर दीजिए। डोडी डाटा जो एक्सचेंज इसको बोला जाता है, या जो आपका डायनेमिक डाटा एक्सचेंज है, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज है, उसके बाद डोमेटिक डाटा एक्सचेंज है। तो कौन सा आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है? आज सारी की सारी हम लोग क्या करने वाले हैं, फुल फॉर्म करने वाले हैं ज्यादातर। ठीक है ना, फुल फॉर्म एक्रोनियम्स करने वाले हैं आज। तो इससे आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे एक्रोनियम्स आ जाते हैं कई बार, लेकिन आपको पता नहीं लगता। तो मैंने ऐसे एक्रोनियम डाले हैं जो आने वाले एग्जाम के अंदर डाले जा सकते हैं, या आपके एक्सपेक्टेड मान लो, या PYQ के अंदर यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एनटीए वालों के फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर बनता है, आंसर नंबर
तीसरे क्वेश्चन का बनता है जो आपका बी आंसर है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज इसको बोला जाता है, जब ट्रांसफर किया जाता है डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज द डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। उसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन को तो बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत ही ज्यादा लोग। इसकी मैंने पोल डाली थी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उस पोल के अंदर ना कम से कम ऐसा लगा लो कि 30 बच्चों ने सही किया था आंसर, किसमें से 700 प्लस स्टूडेंट्स में से। अब तो 1000 ऊपर हो गए होंगे, चलो इसको बढ़ा के 40 कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 1200-1300 लोगों ने, यहाँ मतलब 1K के ऊपर लोग मेरे चैनल के ऊपर जो पोल है उनके आंसर करते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताएं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर है बता दें कि कौन सा आंसर है, ठीक है। अगर जिनको तो सीडी की फुल फॉर्म पता है, सीडी की फुल फॉर्म पता है, वो तो इन दो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे स्टार्टिंग के अंदर ही कि कंप्यूटर डिस्क तो होता नहीं सर जी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। उसके बाद रोम की अगर बात करें, रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, नोट रीड ओवर मेमोरी, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर है आसानी से निकल जाता है। अगर एक चीज की आपको अलग अलग तरीके से आप लोगों ने इसको याद किया हो तो आपका ए आंसर बिल्कुल ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन, HTML है ना जो, उसको बेसिकली किसको डिजाइन करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहां से देखो, वेबसाइट की बात करते हैं, ग्राफिक्स की बात करते हैं, वेब पेज की बात करते हैं, टेबलेट्स और जो आपके फ्रेम्स होते हैं, टेबल्स, मान लो जो भी आप बनाते हो ना टेबल्स, या जो आपके फ्रेम होते हैं किसी भी चीज के अंदर, जो आप कोई भी, जैसे एक्सेल के अंदर आप कोई टेबल बना देते हो, फ्रेम बना देते हो उसके अंदर किसी भी तरीके का, तो उसी तरीके अगर HTML की बात करें तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी कमेंट करो जरा, देख लेते हैं। क्योंकि HTML की फुल फॉर्म भी किसी को नहीं पता होती ना कई बार। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाता है। और यहां पर एक बात बता देता हूं आपको कि यहां पर आपको गुमराह करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो टेबल एंड फ्रेम्स की बात करते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि HTML वेब पेज से जुड़ा होता है और पेज के ऊपर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं। HTML लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी कमांड होती हैं जिनको डालते हैं, उसके बाद टेबल और फ्रेम उनके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब यूज किसके लिए की जाती है? बेसिकली ये की जाती है वेब पेज के लिए, नोट अ वेबसाइट। क्योंकि जो वेबसाइट होती है ना वो बन के तैयार हो जाती है, उसके ऊपर मल्टीमीडिया बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं। जिस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, www डालकर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना, वो वेबसाइट का आपको जो फेस दिखने वाला है स्टार्टिंग का जो, ठीक है ना, उसका जो फेस दिखने वाला है वो किसके द्वारा बना होता है? HTML के द्वारा। और HTML काम किसके लिए करता है? वेब पेज के लिए काम करता है। वेब पेजों को जोड़ जोड़ के वेबसाइट आप लोगों की बनाई जाती है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर, जो माइक्रो प्रोसेसिंग होती है वो किसके लिए बनाई जाती है, मेड की जाती है, बनाया गया, मतलब उसके लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसको बनाती हैं? कैलकुलेटर को माइक्रो प्रोसेसिंग बोल सकते हैं या नहीं, कंप्यूटर को बोल सकते हैं या नहीं, या जो आपका डिजिटल सिस्टम है उसको बोल सकते हैं या नहीं, इलेक्ट्रॉनिकल जो गुड्स होती हैं उनको बोल सकते हैं या नहीं। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कर दीजिए कि यहां पर जो माइक्रो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल सिस्टम के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर काम करती है सर जी? डिजिटल सिस्टम के ऊपर वो काम करती है। ये बात आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। कैलकुलेटर एक अपने आप में कंप्यूटर का काम करता है और कंप्यूटर तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर नहीं काम करता। जो आपका माइक्रो प्रोसेसिंग होती है वो काम करता है एक डिजिटल सिस्टम के ऊपर। क्योंकि आप कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी कैलकुलेटर है, फोन है, कुछ भी है आपका, वो किससे जुड़ा होता है? डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। नंबर 7 क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट,
साउंड वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है जिसके अंदर आपकी एक इंफॉर्मेशन होती है ना, उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, ग्राफिक का, टेक्स्ट का, साउंड का, वीडियो का, एनिमेशंस का, ठीक है, किसी भी तरीके की पिक्चर्स का, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जुड़कर एक इंफॉर्मेशन आउटपुट निकाल रही है। वो क्या कर रही है, सारी चीजें मिलकर के एक इंफॉर्मेशन निकालती हैं। क्या निकालती हैं? इंफॉर्मेशन निकालती हैं यहां पर। और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नंबर 1 मल्टीफेस्ड, मल्टीमीडिया, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहां से आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ठीक है। यहां पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है मल्टीमीडिया, ठीक है जी। आपका आंसर क्या रहने वाला है यहां पर? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया किस तरीके से? क्योंकि यहां पर अलग अलग तरीके के मीडिया का यूज किया जाता है। मीडिया से आप क्या समझते हो? जिसमें ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो। और मल्टी क्या है? विभिन्न प्रकार की मीडिया को जोड़कर जो चीजें बनती हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीमीडिया। तो ये आप चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यहां से कौन सा नहीं है? स्टैक की बात करते हैं, किसी ढेर की बात करते हैं, डाटे के ढेर की? नहीं जी, वो एक तरीके का स्ट्रक्चर डाटा हो ही नहीं सकता। एरी की बात करते हैं, एरी के अंदर क्या होता है कि एक सारणी दी जाती है आपको किसी भी चीज के, वो भी नहीं हो सकता। क्यूब की बात करते हैं, एक पंक्ति दे दी जाती है। यहां पर नोट लीनियर डाटा पूछा है, लेकिन जो बाइनरी ट्रीज होती हैं, जो बाइनरी ट्री होती है, वो एक तरीके का आपका स्ट्रक्चर डाटा होता है कि ये आएगा पहले, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है ना। वो एक तरीके से आपको मतलब पूरा का पूरा आपका जो प्लान होता है उसके लिए काम करती है। तो जो आपका बाइनरी ट्री होती है वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वाला रहता है, उसके अंदर सारे का सारा डाटा स्ट्रक्चर किसके अंदर रहता है? बाइनरी ट्री के अंदर। उसके बाद नंबर 9 क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस? नेटवर्क डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो नेटवर्क डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं हब की। हब क्या होता है? देखो, जब भी कोई इंटरनेट का कोई आप नेटवर्किंग करते हो ना, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए आप किसका यूज करते हो? हब का, ठीक है। एक कंप्यूटर के कनेक्शन को दूसरे के साथ, जैसे मान लो ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, और ये क्या कर रही है? एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा? दूसरे कंप्यूटरों के साथ इसको शेयर करना होगा। या कोई भी चीज लगा लो, प्रिंटर की बात कर लो, तो उसके अंदर जो यूज किया जाता है ना नेटवर्किंग डिवाइस, भाई एक चीज से दूसरे लोगों तक वही चीजों के लिए सुविधा दी जा सके, या ऐसा समझ लो कि आप इस चीज का यूज करके, एक डिवाइस का यूज करके अनेक कंप्यूटरों में उस एक चीज का यूज करना ही क्या होता है? हब होता है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि एक चीज को अनेक कंप्यूटरों के साथ जोड़ने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द हब, ठीक है ना। बीच में सेंटर में रहती है और सबको वो यूज में लेकर आते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपको पता है कि 5 प्रिंटर पड़े हैं, ठीक है, 5 प्रिंटर हैं आपके पास। यहां आप ऐसा करो कि 5 कंप्यूटर हैं आपके पास और एक प्रिंटर रख लोगे। पांचों की कमांड एक ही प्रिंटर के ऊपर चलेगी। वो नेटवर्किंग डिवाइस हब के द्वारा पॉसिबल है। यहाँ बहुत सारे नेटवर्क होते हैं और उन एक नेटवर्क आता है पीछे से, सारे कंप्यूटरों को इंटरनेट चलाने के लिए उसी केबल से जो डिवाइस लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द हब। उसके बाद बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का जिसको माइंड बोला जाता है, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको बोला जाता है सीपीयू। जो आपकी क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं रूटर की। उसके बाद बात करते हैं स्विच की। स्विच का मतलब ये है कि आपने जो नेटवर्क है ऑन करना है, ऑफ करना है, उस तरीके का डिवाइस होता है। रूटर का भी आपको पता होगा कि जो आपकी लैंडलाइन वगैरह आती है बाहर से, उसके सामने एक बोकस रखना पड़ता है, उसका एक एंटीना होता है, ठीक है। उस एंटीने के साथ मतलब आप रेंज वगैरह पकड़ के अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके और क्या चलाते हो आप? इंटरनेट वगैरह आप यहाँ पर यूज करते रहते हो, दैट इज कॉल्ड द रूटर। उसके बाद बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू
सीपीयू क्या होता है, तीनों में से अलग है, नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। सीपीयू बहुत सारे काम करता है, नेटवर्किंग इसके ऊपर चलाई जा सकती है, मतलब ये नेटवर्किंग के साथ मिलकर काम करता है, नॉट ए पार्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। तो यहां पर आप लोगों ने ध्यान में रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। जितनी भी चीजें यहां पर बोली गई हैं, तो इनमें से कौन सी एक अलग चीज है। अगर बात करें मैक की, ठीक है, मैक मतलब क्या है, एप्पल वालों का एक सॉफ्टवेयर है, जो मैकबुक बोलते हो आप, कि मेरे पास एक मैकबुक है, ठीक है, एयर मैकबुक जिसको बोला जाता है। जो क्या होता है कि एक तरीके का एप्पल का सॉफ्टवेयर होता है, एप्पल काम करता है इसके ऊपर। जिस तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो डालते हो, 7 विंडो, 8 विंडो, ठीक है, 10 विंडो है, ठीक है, वो सारी विंडोज का यूज करके आप एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है ये। और ये भी आपका जो लिनक्स है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो आपकी विंडोज है वो भी आपकी क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। गूगल इज द डिफरेंट मेंबर देयर, ठीक है, गूगल एक डिफरेंट सर्च इंजन होता है, आपको पता है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है यही है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर IPR स्टैंड्स। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बच्चों को करवाए हैं, बट बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। IPR स्टैंड्स करता है, किसके ऊपर स्टैंड करता है, तो नंबर 1 पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर रिसोर्स की बात करता है, इंटरनेट प्रोवाइडर रिसोर्स की बात करता है, ऑल ऑफ द अबव की बात करता है। तो राइट आंसर आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। यहां पर बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके राइट्स होते हैं, IPR उसको बताता है, उसको स्टैंड्स करता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और अपना कमेंट के अंदर आंसर करते जाएं, बहुत ही अच्छा करते हैं स्टूडेंट्स, और इसी तरीके आप करते जाओ, आपका नेट जीआरएफ आपके हाथ में होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत लोगों को मैंने मतलब एक तरीके से ऐसा लगा लो कि गुमराह किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे बच्चे गलतियां भी करते हैं। अगर बात करें URL की, अब मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला क्यों है, अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर करो पहले आप कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला क्यों है, क्योंकि ऐसे ही इजी क्वेश्चन UGC नेट वाले डालते हैं, पर वो क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को चेंज करते हैं इस तरीके से कि आप उसको समझ ना पाओ अच्छे से। तो आपको बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर URL का मतलब क्या होता है। देखा जाए तो आप सबको पता होगा कि URL का मतलब क्या होता है, ठीक है, URL का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से गलत कर देते हैं। आपको पता है यूनिफॉर्म, जो आपका यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर उसको बोला जाता है, रिसोर्स लोकेटर उसको बोला जाता है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है यूनिट रिसोर्स लोकेटर की बात करते हैं, गलत हो जाएगा। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, यूनिफ्रॉम की बात कर रहा है, ठीक है ना, यूनिफ्रॉम की बात कर रहा है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहां पर देखो इन दोनों के अंदर FROM लिखा है, FORM, अगर ये यहां पर होता यूनिफॉर्म की बात करता, लेकिन ये फ्रॉम की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के अंदर लोकेशन यहां पर, लोकेटर यहां पर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर लैंग्वेज है, आगे वाले दोनों यहां पर राइट है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट यहां पर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं KBPS की, KBPS की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अगर देखा जाए तो बहुत बच्चों ने सही किया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो किलोबाइट्स पर सर्विस की बात की है, किलोबाइट पर सेकंड, बिट्स, बिट्स याद रखना है, बाइट्स की बात है यहाँ पर बिट्स की बात है, और यहाँ पर बिट की बात है, और यहाँ पर बिट रेट्स की बात कर रहा है, तो ये किलोबाइट बिट रेट की बात कर रहा है। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कीजिए। यहां पर जो आंसर रहने वाला है आप लोगों का, वो आंसर रहने वाला है किलो बिट्स पर सेकंड। ये आपका बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। किलो बाइट्स पर सर्विस तो आता ही नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सर्विस नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। किलोबाइट जो भी आपके क्या होती हैं,
जितनी भी मेमोरी के अंदर जितनी भी टर्म यूज की जाती है उसके अंदर सर्विस नहीं आता, उनके अंदर सेकंड की स्पीड कितनी है इसकी पर सेकंड के हिसाब से कितना चलता है कितना नहीं चलता, ठीक है ना, वो आपका इसके अंदर आता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर बिट की, किल बिट बोल रखा है यहाँ पर, तो ठीक है ना, किलो बाइट होता है ना आपका, आप लोगों को पता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा, बिट रेट यहाँ पर बोला गया। उसके बाद बात करते हैं आईएसपी स्टैंड किस तरीके से करता है। आईएसपी क्या होता है, पहले तो ये समझो आप कि आईएसपी क्या होता है। यहां पर क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोल देते हैं इसको, ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान से पढ़ो, इंटेंचुअल जो आपकी सिमरेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर की बात की है, नोट सर्विस, ये बात आप लोगों को ध्यान पे रखनी है। उसके बाद यहां पर लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इंट्रानेट लिखा हुआ है, इंटरनेट लिखा होता तो आपका ठीक हो जाता ऑप्शन, ये देखो इंट्रानेट लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, मैं ऑप्शन पढ़ने स्टार्ट कर देता हूं। यहां पर बात करते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं, उसके बाद वीडियो ओवर इंटरपोस्ट की बात करते हैं, वीडियो ओपन इंटरनेट प्रोवाइडर की बात करते हैं, वॉइस ओपन इंटेंचुअल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ए आंसर बिल्कुल राइट है। वीओआईपी का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की यहां पर बात की जाती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप लोग खुद आंसर करें, क्योंकि यहां पर कुछ समझाने के योग्य है ही नहीं है, ठीक है। एमयू की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहने वाली है, आईसीटी के अंदर एमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। सब लोग एमयू की जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दे, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो कि मोड यूनिट्स की बात करते हैं, मोड यूनिट क्या होता है, सुना ही नहीं मैंने आज तक। उसके बाद मॉड्यूलर जो यूनिट्स होती हैं आपकी, उसके बारे में देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद मेल्स यूनिट होती हैं या मीगा यूनिट्स होती हैं या नन ऑफ द दीज होता है। तो यहां पर जो आपका एमयू होता है आईसीटी के अंदर वो रहता है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है, वो क्या रहता है, मेमोरी यूनिट उसको बोला जाता है, ठीक है, मेमोरी यूनिट्स इसको बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पर भी आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे हो सब लोग, इसी तरीके से करते जाओ और अपना जो नेट जीआरएफ है उसको क्रैक कर पाओगे। उसके बाद बोलते हैं आईआईएस स्टैंड्स करता है किसके अंडर, ठीक है, मतलब इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जल्दी से जल्दी आंसर करें, सब लोग आंसर करेंगे कि आईआईएस की फुल फॉर्म क्या है। तो यहां पर देखा जाए, सबसे पहले यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आईआईएस का मतलब क्या है, इसको देखो। सबसे पहले तो इंटरनेट की बात करते हैं या इंट्रानेट की, इंटरनेट है तो काट दो। उसके बाद 3 ऑप्शन आपके इंटरनेट वाले बच गए हैं यहां पर, ठीक है। अगर आपको तुक्का भी लगाना तो इस तरीके से लगाया करो, तुक्का भी, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि यार तुक्का लगाना है, ठीक है, तो तुक्का भी इस तरीके से लगाओ कि आपका पॉसिबल हो कि वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो यहां पर अगर बात करें सबसे पहले किसकी बात करें, सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रानेट इंस्टेंट स्टैंडर्ड की, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है आपका कि यहां पर इंट्रानेट की बात करें। उसके बाद इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ लैब बन ही नहीं रहा इनका, ठीक है। इंटरनेट इंस्टेंट सर्वर और जो आपका इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है, दोनों में से एक आपका ऑप्शन हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपना ऑप्शन बताएं, आईआईएस की फुल फॉर्म रहती है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जी। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इसको बोला जाता है कि एक सर्वर से आपको इंटरनेट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, इसको बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं WBT किससे स्टैंड करता है, जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। WBT जिसको क्या बोला जाता है, वाइडर बिट ट्रांजैक्शंस, वाइडर
वाइड बिट टेबल और वाइड बोर्ड, जो आपका बॉर्डर टेस्ट होता है, या वेब बेस्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो ए आंसर आपका बिल्कुल राइट है। वेब बेस्ड जो ट्रेनिंग होती है उसको WBT बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं POP, पॉप की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें कि पॉप को क्या बोला जाता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका PYQ का है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी बताएं कि POP स्टैंड करता है किसके साथ? स्टैंड करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए करता है, प्रोटोकॉल ओपन पर्सनल के लिए करता है, इसकी तो कोई लय ही नहीं बन रही है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए बनता है या पर्सनल ओपन प्रोटोकॉल के लिए बनता है? देखो यहां पर आपको गुमराह करने के लिए प्रोटोकॉल है कि पर्सनल प्रोटोकॉल, ओपन प्रोटोकॉल क्या है? अगर वो पर्सनल है तो ओपन प्रोटोकॉल क्यों बोलेंगे उसको? तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरी बात है कि ओपन प्रोटोकॉल यहां भी दे रखा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रोटोकॉल ओपन पर्सनल बोल रखा है। तीसरा यहां पर दो ऑप्शन आपके हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी या आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। आपको देखने से ही पता लग जाएगा जिन बच्चों ने पहले ये पढ़ रखा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं यहां पर FAQ स्टैंड करता है, इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें। उसके बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। आज के आपके 20 क्वेश्चन ये थे और इसी तरीके से मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और इसी तरीके से आपको क्या करवाता रहूंगा, अच्छे अच्छे MCQ करवाता रहूंगा। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। FAQ स्टैंड्स करता है फ्री असेस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं ना उसके लिए तो यही ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको फ्री असेस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस के और आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, लेकिन हमने किसके तरीके से चलना है? NTA के तरीके से हम लोगों ने काम करने हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे तरीके से था, ये गलत हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो, ठीक है, जल्दी से मतलब एक तरीके से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, उसके बारे में बताया। फाइल असेस क्यूटेल्स की बात करते हैं, ये तो कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं बना, तो यही ऑप्शन आपका बचता है FAQ का। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका राइट है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। आई होप कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए और भी क्लासेस लेकर के आऊंगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स, इस क्लास के नीचे आपको जब भी इस क्लास को देखते हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो भाई। इससे तो कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको तो मैं फ्री के अंदर नॉलेज दे रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी, दूसरों को भी पता लगेगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और नए क्वेश्चनों के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।